नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गुरु टीवी लाइव। सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल की टीम एक नए काम पर लग गई है। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि बहुत से जमाकर्ताओं के आवेदन है जो अंडर प्रोसेस स्क्रूटनी इन प्रोग्रेस में डले हुए हैं। कुछ जमाकर्ताओं के पूर्व वीडियो में मैंने बताया था कि 10,000 रुपये उनके खाते में डाले गए। उसके उपरांत वह दावे जो स्वीकृत किए गए थे और पोर्टल के जो अभी वर्तमान में नियम चल रहा था कि 50,000 रुपये तक की राशि इस पोर्टल के माध्यम से प्रदान की जानी थी। तो जो शेष 40,000 रुपये थे उन जमाकर्ताओं को प्राप्त नहीं हुए। उनके द्वारा जो दावे किए गए थे वह प्रोसेस भी हो चुके थे, एलिजिबल भी हो चुके थे, लेकिन सीआरसीएस द्वारा उन दावों को एक नए काम के तहत शुरुआत कर दिया गया है। जो दावे प्रोसेस हो चुके थे, जिनका पेमेंट एलिजिबल हो चुका था, और वह पुनः है जो अंडर प्रोसेसिंग में कर दिए गए हैं। इससे यही पता चलता है कि जो बाकी का अमाउंट सीआरसीएस में जो पड़ा हुआ है ब्याज के बाद मिला है, क्योंकि दिसंबर तक है जो किसी भी तरह सैलरी तो निकालनी है, तो इन्होंने एक नया काम शुरू कर दिया है कि जो दावे एलिजिबल हो चुके थे, पेमेंट प्रोसेस हो चुका था, अब उनकी पुनः है जो अंडर प्रोसेसिंग में यह टीम लग गई है, ताकि दिसंबर तक का भुगतान है जो इस पोर्टल के माध्यम से जो सैलरी मिलनी है वह आराम से मिल सके। इससे यही सिद्ध होता है। दूसरी ओर आज सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं कि जमाकर्ता हो चाहे कार्यकर्ता चाहते हैं कि सहारा इंडिया पुनः है जो चालू हो जाए। मैं भी चाहता हूं चालू हो जाए, लेकिन प्रश्न वही खड़ा होता है कि इसकी जो संपत्ति के मालिक हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में संजय पाठक जी का मैटर उठा कि इन्होंने 1,000 करोड़ रुपए की जगह मात्र 90 करोड़ रुपए में संजय पाठक जी को विक्रय कर दी। ये सोचने की बात है। और संजय पाठक पर आरोप भी लगा कि यह न्यायपालिका के न्यायाधीश को भी फोन पर है जो प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि वह न्यायाधीश से जो ईमानदार थे और उन्होंने इस केस से अलग होना ही उचित समझा। अब प्रश्न उठता है कि ठीक है, लेकिन ऐसे कितने न्यायाधीश होंगे जिन्होंने सहारा की संपत्ति खरीदने वालों का साथ दिया होगा? यह प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। आज सहारा की जो संपत्ति बहुत सी जगह विक्रय हुई है और वर्तमान की जो सरकार इसी के नेताओं ने खरीदी है, इसमें भी दो मत की बात नहीं है। तो बात वही खड़ी होती है कि यह ईमानदार थे न्यायाधीश, तो इन्होंने इस केस से अलग हो गए, लेकिन इन लोगों के ऊपर भी जो कार्रवाई है जो हुई है और ये लोग बच गए, तो क्या इन्होंने भी, जहां भी इनका मामला चल रहा था, तो इन्होंने भी इसी प्रकार से जो न्यायाधीशों से तालमेल कर है जो अपने मामले का निपटारा किया गया? और आज जगह है जो जब सभी को पता था कि सहारा शिविर का मैटर चल रहा है, तो इन्होंने जो जगह खरीदी, तो खरीदने वाला भी दोषी है, विक्रय करने वाला है तो है ही, लेकिन खरीदने वाला भी दोषी है, राजस्व विभाग भी दोषी है, क्योंकि तमाम पेपरों में सभी जगह यह विज्ञप्ति जारी की गई थी। अब वो अलग बात है कि वर्तमान सरकार अपने मंत्रियों को बचाती है कि उनके विरुद्ध कार्रवाई करती है, लेकिन हाल ही में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला कि इस प्रकार की कोई गतिविधि सामने आई हो। सीआरसीएस एक प्लानिंग के तहत काम कर रही है। उसको सहारा निवेशकों से कोई मतलब नहीं। उसको यह है कि जितना बन सके हमें इससे लाभांश प्राप्त करना है, चाहे वह माननीय सुभाष रेड्डी हो और चाहे गौरव अग्रवाल जी हो। मनमाने तरीके से इस पोर्टल का है जो भुगतान दिया जा रहा था, मनमाने तरीके से भुगतान किया गया। माननीय हाईकोर्ट जबलपुर के आदेश हो जाने के उपरांत
उन जमाकर्ताओं को है जो भुगतान ना देना, मेंबरशिप इनवैलिड होना, यह सब एक प्लानिंग के तहत कार्य किया जा रहा था। एक और गरीब जमाकर्ता मारी मारी फिर रहे हैं, अपना भुगतान प्राप्त करना चाहते हैं। भुगतान की जो पोर्टल है इतनी जटिल प्रक्रिया है कि सभी लोग भुगतान इससे ले ही नहीं सकते, जिसमें अर्थ का भी खर्च होना स्वाभाविक है। इस ब्रांच जाओ, उस ब्रांच जाओ, किराया, खर्चा, और आप कितना भी चिल्लाते रहो कुछ होने वाला नहीं है। राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत भी जानकारियां हैं जो प्लानिंग के तहत दी जाती हैं। मनमाने तरीके से जवाब दे देना, एक दो जवाब सेट करके रखे हैं, और सहारा से भुगतान मांगो तो वही है सिर्फ कि भारत भावना दिवस तो मना दिया गया। तो क्या भारत भावना दिवस मनाने से क्या सिद्ध करना चाहते हैं? क्या उससे जमाकर्ताओं का भुगतान हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। ये सब है जो एक प्लानिंग के तहत किया गया था। भारत भावना दिवस भी मनाया गया, उसका भी उद्देश्य यही था कि विदेशी कंपनियां सहारा में आए, पैसा लगाएं, और देश को पता चल सके कि यह तो देशभक्त कंपनी है। तो मैं भी मानता था कि देशभक्त है, हम लोगों को भी अच्छा लगता था। लेकिन जब धीरे धीरे पता चल रहा है कि देशभक्ति की आड़ में जमीन जगह माटी मोल है जो विक्रय कर देना। अभी सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि आज चाहते हैं कि भाई 12 लाख वर्कर, 15 करोड़ जमाकर्ता अत्यधिक परेशान है, कार्यकर्ता रोजगार के लिए, जमाकर्ता भुगतान के लिए, सहारा इंडिया को चालू करो। तो आप ही बताओ कि सहारा इंडिया को बंद किसने किया है? अब तो स्पष्ट हो चुका है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि एम्बार्गो है जो हट चुका है। सहारा सेवी के खाते में जो पैसा जमा होना था वह आप कीजिए, बाकी आप है जो आप अपना व्यवसाय चालू कर सकते हैं। प्रश्न वही खड़ा होता कि आप व्यवसाय क्या करेंगे? जिस तरह आपने प्रॉपर्टियां विक्रय कर दी, लीज पर है, और जो प्रॉपर्टियां लमसम बची हैं उनका खरीदार नहीं मिल रहा है, तो यदि आप किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं तो आप स्वयं सोचो कि एक आप है जो आईपीओ या कुछ ना कुछ तो लेंगे, सेबी तो आपको परमिशन देगी नहीं, तो आप कहां से है जो धन एकत्रित करेंगे, कहां से नई योजना लॉन्चिंग करेंगे? क्योंकि री इन्वेस्टमेंट विगत 15-20 साल से होता आया है। तो मेरा उद्देश्य ये नहीं था, मैं भी चाहता हूं कि सहारा इंडिया चालू हो, लेकिन प्रश्न वही खड़ा होता है कि यदि चालू हो जाती है तो व्यवसाय क्या करेंगे, और बंद किसने किया है? सहारा इंडिया आज भी चालू है। स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी, री इन्वेस्टमेंट करो, नया व्यवसाय लाओ, 25% वॉलेट में चढ़ाओ और 75% भुगतान ले जाओ। आज कोई डायरेक्टर सामने नहीं आ रहा है, यहां तक कि जो टॉप डायरेक्टरों की सूची मांगी गई थी, अब ये तो पता नहीं किसी तरह न्यायाधीशों से तालमेल कर है जो उस आदेश को भी परिवर्तन कराया गया, यह प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। लेकिन प्रश्न यही है कि आप आईए लगाओ, रेट लगाओ, पीआईएल लगाओ, लेकिन जब हमारे देश में इस प्रकार की न्याय व्यवस्था होगी तो आपको डेट पर डेट ही मिलेगी, यह भी यथार्थ है। आज राजनीतिक नेता है जो सहारा के जमाकर्ताओं के समक्ष खड़े नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि इनसे मिलना कुछ नहीं है। असभ अशिक्षित प्रतिनिधियों को चुनने का परिणाम यही होता है। मैं सभी के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन जो इस प्रकार के हैं, कुछ प्रतिनिधि बहुत अच्छे हैं, सुदामा प्रसाद चौरसिया जैसे, लेकिन आज हम लोगों ने वर्तमान सरकार को मतदान किया, और हमारे क्षेत्र में तो ऐसा है कि 90% है जो वर्तमान सरकार के सपोर्टर है, और वही लोग आज कहना चाहिए भुगतान से अत्यधिक परेशान है। उनकी बात कोई सुन नहीं रहा है। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नाम से भूमाफिया कांपते हैं, वहीं सहारा इंडिया का प्रधान कार्यालय है। योगी जी सनातनी माने जाते हैं, सनातन पर हमेशा आवाज उठाई है,
और आज 10,000 से ज्यादा यही हिंदू व्यक्ति थे, शोषित दलित थे, जिन्होंने आत्महत्या कर ली। लेकिन इस पर है जो आज तक कभी आपने सुना है कि योगी जी ने 2 शब्द कहे हो? तो प्रश्न चिन्ह तो खड़ा होता है कि आखिर ये लोग क्या चाहते हैं? क्या इनके नेता इसी तरह सहारा के कानून से खिलवाड़ करते रहेंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट का आदेश खाली गरीबों पर लागू होता है, आम आदमियों पर लागू होता है, नेताओं पर नहीं होता? जब इन लोगों के पास जाते हैं कि साहब पैसा दिला दो, तो ये कि सहारा प्राइवेट कंपनी है। इनसे कहा कि भाई लाइसेंस तो गवर्नमेंट का था। बाद में ये पता करते हैं कि सहारा की प्रॉपर्टी कहाँ है, तो सागर की भी 101 एकड़ जगह थी, इन लोगों ने खरीद ली। कुछ सेबी को पैसा दिया, और इसमें क्या बताएं, इसको बताते हैं तो उचित नहीं होगा। जो मैंने देखा, जो चिल्ला चिल्ला के किसका सहारा इंडिया में पैसा जमा है, इन सब लोगों ने फंडिंग ली। अगर इनकी ब्रांड मैपिंग टेस्ट की जाए तो मुझे लगता है कि बहुत से नेता है जो सहारा इंडिया के दम पे चुनाव में खड़े हुए हैं, पैसा लिया गया है। ऐसे बहुत से नेता आपको मिलेंगे, विशेष रूप से हमारी पार्टी के। मैं सभी नेताओं के विषय में नहीं कह रहा हूं, और यदि उनको अगर नहीं मिला हो तो आप है जो सहारा इंडिया के निवेशकों का साथ दो। आप साथ क्यों नहीं दे रहे? भाई आपके लिए भौतिक सुख सुविधा भोगने के लिए कोई प्रतिनिधि चयन करता है, या तो आपको कानून का ज्ञान नहीं है, और कानून का ज्ञान है तो गरीब निवेशकों के साथ आए, उनकी आवाज उठाएं। आज सुदामा प्रसाद चौरसिया जैसे, या एक दो और महान व्यक्ति हैं जो सहारा इंडिया का मैटर है, जो लोकसभा हो, विधानसभा हो, उसमें रखते हैं। और यदि ये सभी सांसद लोग इस प्रकार का मैटर है जो ये रखें, बताएं कितनी परेशानियां हैं, तो सहारा इंडिया का भुगतान आराम से मिल सकता है। सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन ऐसा लगता है कि इन लोगों को कोई मतलब नहीं। एक नेताजी थे, उनसे पूछा कि भाई आप हमारा साथ दो, उनसे उन्होंने बोला हमको क्या मिलेगा। ऐसा लगता था उनकी नीयत से, ऐसा लग रहा था उनको कुछ फंडिंग चाहिए। तो आप इस प्रकार की आज व्यवस्था है, संविधान चिल्लाते रहो, लेकिन जो संविधान चिल्लाते हैं ना, वही सबसे ज्यादा है जो संवैधानिक व्यवस्थाओं की अवहेलना करते हैं, कानून तोड़ते हैं। सीआरसीएस में बैठी टीम है जो इन पर दबाव है, और ये जैसे ऊपर से आदेश आ रहा है, ये लोग काम कर रहे हैं। जनता यहाँ की दुखी है कि हमारी सरकार, हम लोग सरकार का सपोर्ट करते हैं और हमारा ही भुगतान नहीं मिल रहा। तो ऐसे प्रतिनिधि चयन करने से क्या मतलब? बहुत कुछ व्यक्ति तो ऐसे हैं जिनकी मृत्यु भी हो चुकी है, उनके इलाज हेतु उनके पारिवारिक व्यक्तियों द्वारा पैसा डाला गया था, लेकिन उनको पैसा नहीं मिला। लेकिन इससे किसी को कोई मतलब नहीं। मैटर को घुमाने के लिए कभी ब्राह्मण, कभी मुस्लिम, इस प्रकार की गतिविधि की जाती है, ताकि जो विशेष समस्या उसको दबाया जा सके, समाज के सामने ना आने पाए। इस प्रकार का आज माहौल है जो बनाया जा रहा है। कुछ समुदायों को टारगेट जानबूझकर किया जाता है, और टारगेट जो सोशल मीडिया पर बोलते हैं, इनको फंडिंग दी जाती है कि आप ऐसा कीजिए, ताकि यह मामला है जो शांत हो जाए। आज कुछ सहारा से प्रताड़ित, जिन्होंने सहारा को है जो भगवान की तरह माना, और आज वो आंदोलनकारी बन गए। कारण क्या है? वो गलत नहीं थे, उन्होंने अपना पैसा मांगा, जो वादा किया था वही पैसा मांगा ना, तो वह बुरे कैसे हो गए? जहां तक केस प्रकरण का सवाल है, तो भारत देश में बहुत सी कंपनियां, ऐसी कोई कंपनी नहीं प्राय कि जिस पर किसी न किसी मामले में न्यायालय में प्रकरण ना चल रहा हो। हजारों की तादाद में केस है जो पेंडिंग है। लेकिन यह केस एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि इसमें करोड़ों जमाकर्ताओं का हित जुड़ा हुआ है, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इसमें ध्यान देना अति आवश्यक है। लेकिन जब भी सहारा की सुनवाई आती है और गैप मिलता है, तो ना जाने बीच में कैसा क्या हो जाता है, कौन सी सुई चल जाती है, उसकी डेट आगे बढ़ जाती है। तो आज व्यवस्था ये चल रही है, और सीआरसीएस का अभी नया काम मिल ही गया है, मैंने आपको बताया।
कि दिसंबर तक किस तरह है जो दावे हैं उनको है जो किसी को शुरुआत से लेके अभी तक अंडर प्रोसेस या स्क्रूटनी में कर दो, और जो हमें पास किए गए हैं, इसलिए मैंने पहले बोला था कि सब लोग है जो उसकी एक प्रति है जो निकाल के रखो, क्योंकि आगामी आपको पता चल सके कि आप रख सके न्यायालय के समक्ष कि ये क्या है। भाई आप कितना भी कुछ कर लो, एविडेंस ही आपके काम करेंगे कि हमारे पेमेंट एलिजिबल हो जाने के बाद इन्होंने पुनः अंडर प्रोसेस कर दिए, तो इसका मतलब है जो सीआरसीएस के कर्मचारी पद भ्रष्ट हैं, लापरवाही है कुछ, या फिर लेन देन में कुछ ना कुछ तो हुआ है, इससे यही बात सिद्ध होती है। तो आज वर्तमान जो व्यवस्थाएं थी मैंने उनको बताने का काम आपको करने का प्रयास किया, और सीआरसीएस को नया काम मिल चुका है। बस यही चलता रहेगा कि दिसंबर तक ये दावे चेक करो, जो पास हो गए उनको अंडर प्रोसेस करो, उनमें कमियां निकालो, और जो साल 1.5 साल से उनको स्क्रूटनी में रहने दो। शुद्ध खुलेआम सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना है। पोर्टल पर लिख कर दे रहे हैं 45 दिन, चाहे प्रथम बार आवेदन किया हो अथवा दूसरी बार, लेकिन आज वर्तमान में 18 जुलाई 2023 से आज दिनांक ने सितंबर में प्रवेश कर चुके हैं 2025 में, ऐसे कुछ जमाकर्ता हैं जिनके प्रथम पोर्टल से लेके अभी तक अंडर प्रोसेस या स्क्रूटनी इन प्रोग्रेस में डले हुए हैं, जो कि सीआरसीएस द्वारा स्वयं बनाए गए नियमों की अवहेलना करता है। जब आप इतनी बड़ी गलती कर सकते हैं तो आम निवेशक में छोटी मोटी गलती होना स्वाभाविक बात है। इसके उपरांत मैं यही कहना चाहूंगा कि सहारा इंडिया के चालू होने का मात्र एक ही रास्ता है, जो मैंने इसका संपूर्ण जो पढ़ा है देखा है, तो उससे यही है कि यदि सहारा इंडिया जो फाइनेंशियल की जो सुप्रीम कोर्ट में अपील डली हुई है, जो न्यायालय में अपील डाली है सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यदि वह स्वीकार हो जाती है और यदि वह चालू हो जाता है तो उसमें भी नियम है आरएनबीसी के तहत जो प्रतिशत दिया गया है, तो जो एमबीपीएल आदि जो प्रॉपर्टियां हैं उनको सरकार अपने अधिपत्य में ले ले, और आरएनबीसी के तहत है जो यदि सरकार उसमें सपोर्ट करे तो ये जरूर है कि 12 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिल सकता है। उसके उपरांत जिस तरह से जगह बिक्री हो रही है उससे यही है कि लीगल व्यक्तियों को ही पैसा मेरी समझ से मिलेगा, बाकी लोगों को पैसा मिलेगा बड़ी परेशानी और दुख तकलीफ में मिलेगा। जो साइडें थी वही भी इनकी तरफ से है, जो सुना है कि बंद कर दी गई, अपलोडिंग नहीं कर रहे हैं। ये तमाम प्रकार की समस्याएं आज देखी जा सकती है। मैंने पहले भी बताया था कि मुझे ना सहारा प्रबंधन से बुराई है और ना सीआरसीएस से, ना किसी से। मेरा उद्देश्य यही था जो सच्चाई है वह बताने का और जो जमा करता है उनका भुगतान दिलाने का। और मैं ये सब साक्ष्य जो रखते जा रहा हूँ, बहुत से साक्ष्य जो मैंने अपने जो सीनियर एडवोकेट हैं जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के, अभी नहीं बताऊंगा, उनको दे दिए हैं, और जो है जो सब एक एक चीज बताई है। और इससे स्पष्ट होगा कि किस तरह यह पोर्टल भी है जो मनमाने तरीके से भुगतान दिया गया, ले दे के भुगतान दिया गया, यह भी सिद्ध करूंगा। इसमें कर्मचारी कुछ मिले हुए हैं, जानबूझकर यदि इनको राशि नहीं मिल रही है तो ये लोग डिफिशियंसी देते हैं। ये तमाम प्रकार की जो मैंने आरोप आपको बताए हैं, ये मैंने एक फाइल बनाई है, कुछ केस भी लिखे हैं, लोकल के नहीं है बाहर के हैं ना, यहाँ के देखते तो ये लोग फिर यहाँ के देखने लगते, क्योंकि मैं जब भी वीडियो डालता हूँ तो ये देखते हाँ यहाँ की है तो इनकी चेक करो, मैं जानता हूँ, इसलिए मैंने बाहर के केस लिए। अब देखते हैं कि यहाँ कहाँ कहाँ तक ये लोग सुधार करते, क्योंकि मैं जब भी वीडियो डालता हूँ, एक दो मैंने कुछ लोगों की बताए तो मैंने देखा कि उनका रातों रात मेंबरशिप अपलोड कराई गई, तो इससे यह सिद्ध होता है कि ये लोग बचना है जो चाहते हैं, जबकि किसी की कोई सहारा इंडिया से बुराई नहीं है। बुराई एक ही मात्र है
भुगतान, और कार्यकर्ता हैं जो फ्यूचर फंड, और जो काम करना चाहते हैं, सहारा कोई ऐसा काम लाए, अच्छी बात है। सहारा प्रबंधन सामने खड़ा हो सुप्रीम कोर्ट को कि हाँ मुझे चालू करनी है, लेकिन आप ही बताओ, कोई डायरेक्टर सामने नहीं आ रहा। एक यूट्यूबर है, वह फोटो लगा के बड़ी बड़ी बातें करते, कभी कहते थे बस 5 लाख से ऊपर आ जाएगा मेंबर से सब, आज तक उनकी एक बात सही नहीं निकली। कितना झूठ बोलोगे। अब ये लोग बेरोजगार, इनकी भी गलती नहीं है, ये लोग बेरोजगार है, इनको कोई सैलरी नहीं, फ्रेंचाइजी मैनेजर है। तो ये लोग चैनल बनाने का उनका उद्देश्य यही है। मैंने भी इनसे कि जो जुड़े हुए व्यक्ति उनसे पूछा कि यार बहुत परेशान है, आर्थिक स्थिति उनकी कमजोर है, तो इस चैनल के माध्यम से जो व्यू वगैरह आती है उनके अच्छे आ जाते हैं झूठ बोलने से, इधर उधर की बातें करने से, तो उनको 10-20 हज़ार रुपये पड़ जाता है। मैंने बोला इतना तो संभव नहीं है, लेकिन हो सकता है भाई, उन पर जो व्यू वगैरह हजारों की तादाद में आते हैं, तो कह उनको ये उनका जेब खर्च है जो चल जाता है, इसलिए वह वीडियो बनाते हैं। तो मैंने बोला कम से कम है जो सत्य तो बोला करें। कल सत्य बोलोगे तो फिर वो जो लोगो है ना उस पर कॉपीराइट आएगा और लात मार के कंपनी बाहर कर देगी। तो ये सब स्थितियां थी, और अंत में यही कहना चाहूंगा कि जितना बन सके मेरे हिसाब से आप लोग हैं जो अपनी बात सीआरसीएस तक पहुंचाने का प्रयास अवश्य करें, जो आपने दावे किए हैं। आपको सेंट्रल रजिस्ट्रार के नाम से एप्लीकेशन ही पहुंचाएं, क्योंकि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट है जो, जिसका लाइसेंस सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो इनके पास है जो एक आप पत्र बॉन्ड की प्रति अवश्य पहुंचाएं सीआरए नंबर लग के सहित, जिससे कि आपका है जो आगामी समय में आप शिकायतकर्ताओं के दायरे में आ जाएं और आपकी जो समस्या उसका समाधान हो सके। जानकारी यही थी, और आगे भी मैं बहुत सी आरटीआई भी सहारा के कार्यकर्ता जमाकर्ताओं द्वारा लगाई गई है, मैंने भी लगाई है। अब सीआरसीएस उस पर क्या जवाब देती है मैं आपको आगे बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत।